हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बच्चों हम लोग जो है डिफिनीशन जानते हैं। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अंग्रेजी में हम लोग ये जानते हैं। तो यहां मैं लिखा हूं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन। इसे एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो अब हमें यह देखना है कि ये कहां पर अप्लाई होता है। इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा और देख लीजिए जाए सरल लैंग्वेज में। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की दिशा में उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है। जैसे हम खड़े हैं तो हम पृथ्वी को नीचे की ओर जितने बल से दबा रहे हैं, पृथ्वी भी, तो हम जितने बल से दबा रहे हैं इसे एक्शन कहा जाता है, क्रिया। अब पृथ्वी हमें उसके विपरीत दिशा में उतने ही बल से ऊपर की ओर पुश कर रही, ढकेल रही है, तो उसे कहा जाता है रिएक्शन। अब ये कहां पर फोर्स अप्लाई होता है, कैसे बना है, तो आप देखते होंगे हम लोग जो है, हम लोग सड़क पर चलते हैं तो ये कैसे चल पाते हैं, हम लोग आगे कैसे चल पाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे आप इधर जा रहे हो तो यहाँ जमीन को यूं पुश करते हैं। जब आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो आप जमीन को पुश करते हैं, तो आप नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स। या आपने पैर से जमीन को नीचे की दबाया और उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा। अब इसका कंपोनेंट बच्चों हम लेते हैं। तो अगर ये थीटा है जमीन के साथ, जो आपने फोर्स लगाया, इस टाइप से दबाया, तो इस दिशा में जो हो जाएगा वो एन कास थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। तो हम लोग जो चल पा रहे हैं वो नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट एन कास थीटा की वजह से हम लोग क्षैतिज पर चल पाते हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। और ये यह साइन थीटा हमारे वेट को क्या करता है, संभालता है। तो जैसे कोई, हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो जमीन को पीछे की ओर इस टाइप से, पैर से इस टाइप से दबाते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। तो इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन कास थीटा हमें आगे की ओर ले जाने में योगदान करता है, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट एन साइन थीटा हमारे वेट को संभालता है। तो ये हमको यहां आपको बताना था। तो हाँ विद्यार्थी, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। या हम तालाब में तैरते हैं, लोग तालाब में तैरते हैं तो हम पानी को यों यों हटाते हैं, तो ये एक्शन हो गया। तो पानी उसके बदले में हमें रिएक्शन फोर्स लगाता है, उसकी वजह से हम लोग आगे जा पाते हैं। या आपका रॉकेट जाता है, रॉकेट में बच्चों, रॉकेट में आपका ईंधन जलता है, रॉकेट में आपका ईंधन जलता है, तो ये गैस जलता है, तो रॉकेट गैस को नीचे की ओर ढकेलता है। रॉकेट जो है गैस को नीचे की ओर ढकेलता है, तो गैस जो है रिएक्शन फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो जिसकी वजह से ये रॉकेट आगे बढ़ता है। तो हम लोग जमीन पर चलते हैं, रॉकेट आगे चलता है, तो ये सब न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होता है। या तालाब में हम लोग तैरते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होता है। या हम ये गोली चलाते हैं बंदूक से, यूं दागते हैं, तो जितना वो गोली वो आगे की ओर जाता है उसी हिसाब से झटका हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
तो जैसे एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे कोई टीचर किसी लड़के को मार दिया, तो डंडे से लग गया उसके हाथ पर, तो उसका हाथ भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, तो टीचर ने लड़के को मारा तो एक्शन हो गया, और उसका रिएक्शन डंडे पर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वो हो गया हमारा क्या, रिएक्शन हो गया। हाँ, अब आप सोचेंगे कि लड़के को चोट ज्यादा लगता है, टीचर को कम लगता है, तो उसका वजह है दूसरा। तो लड़के के डंडे के साथ इतना भारी भरकम शरीर उसके साथ जुड़ा रहता है, तो रिएक्शन फोर्स पूरे शरीर में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर को फील नहीं होता कि उसे ज्यादा चोट लगा है, जबकि स्टूडेंट को छोटे से एरिया में ही लगता है उसको ज्यादा चोट फील होता है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। और एक गोली वाले केस में बच्चों, गोली जब आगे बढ़ता है तो गोली का द्रव्यमान बहुत कम रहता है, गोली का मास क्या रहता है, बहुत कम रहता है, जबकि जो बंदूक होता है, बंदूक के साथ वो आदमी का द्रव्यमान भी जुड़ा रहता है। अगर गोली के द्रव्यमान के बराबर बंदूक और आदमी का द्रव्यमान हो जाए तो भगवान कसम एक साथ दो आदमी मरेंगे, एक आगे और एक पीछे। मतलब ये, अगर गोली और बंदूक, गोली का द्रव्यमान बंदूक और आदमी के द्रव्यमान के बराबर हो जाए, जितने वेग से गोली आगे जाएगी उतने ही वेग से इधर बंदूक भी पीछे जाएगा। तो बहरहाल आपको यही इतना जानना है परिभाषा में। मैं आपको ये बता दिया हूं कि तैरने वाला केस, ये सब अनुप्रयोग जो दिया रहता है किताब में, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा कहानी टाइप से दिया रहता है, वो पढ़ना चाहिए, उससे कंसेप्ट दिमाग में मजबूत होता है। तो तैरने वाला केस ये भी परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षा में आया है कि तैरने वाला केस किस नियम पर आधारित है, तो आप कहेंगे न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। और हम लोग चल पाते हैं, ये किसके कारण हो जाता है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हो पाता है। ये आपका रॉकेट ऊपर जाता है तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। जो रॉकेट के अंदर गैस बनती है, गर्म गैस, ये रॉकेट नीचे की ओर ढकेलता है, तो गैस रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। या गोली बंदूक वाला केस है, ये भी एक्शन रिएक्शन का है। ये भी एक्शन रिएक्शन का है। तो हाँ बच्चों, एक बार और डिफिनेशन देख लिया जाए तो फिर और हम देखते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे, इसमें ऐसा नहीं कि केवल आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, इसके अंतर्गत दोनों फोर्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये FAB लिखा है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का केस हो सकता है। FAB लिखा है तो A पर फोर्स लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, B के द्वारा, B के द्वारा A पर फोर्स लगाया जाता है। FBA लिखा है तो A द्वारा B पर फोर्स लगाया जाता है। तो जो फोर्स लगाता है वो एक्शन हो जाएगा, और जिस पर फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में यही है इतना, F वेक्टर FAB इज इक्वल टू माइनस वेक्टर FBA, तो जो यहाँ की फिगर बना है। तो बच्चों हम जो है आपको समझाने में हमें लगता है कामयाब हुए, आप इतना उतार लीजिए, तो फिर आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड कुछ और लिखते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, न्यूटन थर्ड लॉ हम पढ़ रहे हैं, उसका डिफिनीशन वगैरह पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी इकट्ठा किया जाए पॉइंट के रूप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखें, पहला पॉइंट देखें, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। हम नेचर में सिंगल आइसोलेटेड फोर्स उत्पन्न नहीं कर सकते। फोर्सेज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्सेज जो है सदैव एक्शन रिएक्शन पेयर, जोड़े के रूप में उत्पन्न होता है। ये कंसेप्ट आपको समझना है। दूसरा पॉइंट देखें बच्चों, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन के बीच कोई टाइम बच्चों नहीं लगता। जैसे आपने एक बस्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तुरंत बिना कोई टाइम लिए तुरंत रिएक्शन फोर्स आता है, तो इसमें टाइम गैप नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सब पॉइंट इसलिए मैं लिखवा रहा हूं ताकि कोई कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका गलत ना हो। तो वी कैन से
वी कैन से दैट एक्शन इज द काज, एक्शन कारण है, एंड रिएक्शन इज इट्स इफेक्ट्स, और रिएक्शन उसका क्या है, प्रभाव है। इन वन फोर्स कैन बी एक्शन एंड द अदर रिएक्शन, कोई एक फोर्स एक्शन हो सकता है और दूसरा वाला क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। हाँ, तो पॉइंट 2 बच्चों क्लियर है, इस पे ध्यान दें। और पॉइंट 3 पे हमें एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, मतलब ये एक्शन रिएक्शन केस, हम खड़े हैं तो हमने जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो उसका ये एक्शन हो गया, और जमीन ने हम पर फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, तो ये रिएक्शन हो गया। तो मैं स्टेबल कंडीशन में हूं तब भी लागू होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, और मैं अगर गति कर रहा हूं, गति करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तब भी एक्शन रिएक्शन का केस लागू होता है। तो आपको ध्यान देना है, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो आप इतना उतारिए तो कुछ और पॉइंट लिखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम कुछ और पॉइंट का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। अगला चौथा पॉइंट हमारा है, एक्शन रिएक्शन लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज which are not in physical contact, मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ वहां भी लागू होता है जो फिजिकल एक दूसरे के टच में नहीं रहते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी को जितने बल से खींचती है, पृथ्वी भी उतने ही बल से चंद्रमा को अपनी तरफ से खींचती है। तो एक फोर्स इसमें एक्शन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो बॉडी का टच होना आवश्यक नहीं है, तो ये आपको जानना चाहिए। और 5वां पॉइंट देखें बच्चों, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरएक्शन फोर्सेज। तो इंटरएक्शन फोर्सेज मतलब आंतरिक फोर्स जिसके अंदर होता है वो इंटरएक्शन फोर्सेज कहा जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन है, और विस्कस फोर्स है। तो ये सभी फोर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटरएक्शन फोर्सेज कहलाएंगे। तो जितने इंटरएक्शन फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, तो ये सभी जो है एक्शन, ये सभी इंटरएक्शन फोर्सेज जो है वो जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल, मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरएक्शन फोर्सेज, मतलब ये सभी इंटरएक्शन फोर्सेज के लिए लागू होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। हाँ, 5वां 6वां और अंतिम पॉइंट बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो है डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करते हैं। एक्शन, मैंने जमीन को नीचे की ओर दबाया तो ये हो गया एक्शन, तो हमने जमीन पर लगाया, और जमीन ने हम पर, तो दो बॉडी हो गया। एक्शन एक बॉडी पर लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लगता है। तो इसीलिए जो है ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी देखें, एक और हेडिंग है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में बच्चों ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सम्मिलित हैं। तो ये हेडिंग पढ़ाना हम जरूरी समझ रहे हैं आपको। तो आप हमको ये यहाँ पे देखना है, हम आपको कैसे साबित करेंगे कि देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ही वास्तव में न्यूटन का रियल मोशन का रियल है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ वास्तव में गति का नियम है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ कैसे सम्मिलित है ये आप यहाँ पे देखिए, हम उसका प्रूफ देते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए आपको बताया गया है। इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, व्हेन वेक्टर ए इज 0,
अगर वेक्टर ए 0 है तो इसका क्या मतलब है? देन द बॉडी आइदर रिमेन एट रेस्ट, बॉडी जो है या तो रेस्ट पे है, हम रेस्ट पे हैं तभी तो हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, ये तो ये कंडीशन ये है। और मूविंग एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि और एक और केस हो सकता है, हम स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करें तो ऐसी दशा में भी एक्सेलरेशन 0 होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स, ये वास्तव में न्यूटन के फर्स्ट लॉ की ही दशा है। दस फर्स्ट लॉ फॉलोज फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो मेरा मतलब ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन की कंडीशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही तो है, एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे है, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से गति करता रहेगा। तो जाहिर है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अध्ययन हम लोग कर चुके, किसकी सहायता से? न्यूटन सेकंड लॉ में। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ अपने आप सम्मिलित है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आप इतना उतार लें। हाँ विद्यार्थी, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम आपको ये दिखाए कि ये इसका संबंध फर्स्ट लॉ से कैसे है। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ये कैसे साबित करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के लिए दो ऑब्जेक्ट होता है एफ ए बी। हाँ देखें, न्यूटन सेकंड लॉ एफ ए बी, जैसे ए ने बी पे बल लगाया, बी ने ए पर बल लगाया, तो एफ ए बी अगर है तो एफ ए बी इज इक्वल टू डी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। एक्सटर्नल फोर्स जो होता है डी पी ए अपॉन डी टी, और एफ बी ए हो जाएगा डी पी बी अपॉन डी टी। तो एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के इक्वल होता है, ध्यान दें। और ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है, ये एफ इक्वल टू एम ए के आधार पर वहां आया है। एफ इक्वल टू होता है एम ए, या एम ए के स्थान पे वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ये है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इन दोनों फोर्स को ऐड किए, इसलिए एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख दिए। इन द अब्सेंस ऑफ एफ एक्सटर्नल, मतलब बाह्य एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिमान है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी, मोमेंटम का जो चेंज होगा वो क्या होगा? मस्ट बी 0 होगा। जैसे गोली हम लोग बंदूक से ठाए से दाग दिए, तो गोली का आगे की ओर मोमेंटम इक्वल टू बंदूक का पीछे की ओर मोमेंटम। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम हमारा के इसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो वही चीज है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी 0। मस्ट बी 0 है। अगर ये चीज बच्चों 0 है तो अब इसका मतलब ये 0 के बराबर हम लिख सकते हैं। तो डी डी टी, ये चीज पूरा हम लोग यहां लिखे बराबर 0 हो गया। ये 0 जब हो गया तो अब हम ये भी 0 के बराबर लिखे, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0, या एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। Thus we can say that Newton's second law is the real law of motion। ये न्यूटन का थर्ड नियम है, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ की सहायता से न्यूटन का फर्स्ट नियम और न्यूटन का थर्ड नियम दोनों जो है क्या हो रहे हैं? प्रूफ हो रहे हैं। तो हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं, ये हेडिंग पर गौर करें, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इससे हमें पता चलता है। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी,
अब हम न्यूटन थर्ड लॉ पर कुछ प्रॉब्लम को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम। तो ए बर्ड वेट 2 kg एंड इज इन साइड ए क्लोज्ड कैग ऑफ 1 kg। मतलब कोई बर्ड है 2 kg का और वो 1 kg के पिंजरे में बंद है। इफ इट स्टार्ट फ्लाइंग, अब वो उड़ना स्टार्ट करता है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड कैग असेंबली। मतलब दोनों कंबाइन होके वेट कितना आएगा। अलग अलग वेट बच्चों दिया गया है। ये 2 kg का है, 2 kg का है बर्ड का वेट और 1 kg है पिंजरे का वेट। अब वो जो है अब उसमें उड़ने लगा है, वो पिंजरा जो बड़ा सा है उसमें फ्लाई उड़ने लगा है पक्षी। जब उड़ने लगा है तब उसका वेट क्या होगा। वेट ऑफ दी बर्ड एंड कैग असेंबली। असेंबली मतलब सभा टाइप्स होता है, मतलब कंबाइंड में वेट कितना है ये आपको बताना है। तो 1.5 kg होगा, 2.5 kg होगा, 3। मतलब अब जो है दोनों को संयुक्त रूप में जब वो फ्लाई कर रहा है उस दशा में अगर हम वेट चेक करते हैं तो वेट कितना आएगा। वेट 1.5 kg आएगा, 2.5 kg आएगा, 3 kg आएगा या 4 kg आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो वास्तव में उसमें सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दें। वास्तव में ऑप्शन 2 kg भी होना चाहिए, 1 kg भी होना चाहिए था, 3 kg भी होना चाहिए था, 4 kg भी होना चाहिए था। ये पॉइंट में ऑप्शन ना देता तो और ठीक था। बहरहाल देखें क्या होगा। तो बच्चों ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 kg वेट का वो है, मतलब 1 kg का पिंजरा है आपका और उसमें उसी दौरान जो है जब वो फ्लाई करने लगा तब हम वेट चेक करते हैं। तो वेट चेक करते हैं तो हम 3 किलो पाते हैं, जबकि वास्तव में कितना आना चाहिए था, 1 kg आता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पक्षी फड़फड़ाएगा तो वो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या करेगा, वो वायु को, एयर को नीचे की तरफ दबाएगा, उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो जाहिर है कि रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, मास ऐड होके चेक होंगे। जबकि वो एयर में है, जब वो चेक हो रहा है तो उस दौरान बर्ड एयर में है, बैठा हुआ नहीं है। बर्ड जो है वो एयर में है, इस टाइप से प्रेशर बना रहा, हवा बांध रहा है। तो उस दशा में भी दोनों के ऐड करने के ही बराबर होगा। आप ध्यान दें, इस टाइप के कई सवाल आपके यहाँ मेडिकल में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, ये भी आपके यहाँ परीक्षा में आया है। द टेंशन इन द स्प्रिंग इज। तो एक स्प्रिंग है बच्चों, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर वर्क कर रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर कर रहा है। तो वो बता रहा है टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में। 0 होगा, 2.5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा एंड 10 न्यूटन होगा। तो आप बताइए कौन होगा। तो आप कह रहे होंगे कि 10 न्यूटन होगा, एकदम गलत है। चलिए एक फोर्स काट दें। अगर एक फोर्स को हम काट देंगे बच्चों तो इस स्प्रिंग पे जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अकेला एक फोर्स इस स्प्रिंग में टेंशन पैदा 5 न्यूटन खींच रही है, 5 न्यूटन से लेके आगे चले जाएंगे तो स्प्रिंग में टेंशन पैदा नहीं होगा। तो अकेला एक स्प्रिंग इसमें टेंशन नहीं पैदा कर पाएगा। अगर एक स्प्रिंग ये काट दी, सॉरी, ये अकेला एक फोर्स इस स्प्रिंग में टेंशन नहीं, अकेला ये 5 न्यूटन का फोर्स, इसको अलग कर दिए, बल नहीं लगा रहे तो इसमें टेंशन नहीं पैदा कर पाएगा। तो टेंशन पैदा किसके कारण हो रहा है, ओनली 5 न्यूटन के कारण हो रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों आपके कंपटीशन में, आप लोग इसे ध्यान दें। तो दोनों फोर्स की वजह से, क्योंकि अकेला एक फोर्स हटा दीजिए, आप ये 5 न्यूटन से लेके चले जाएंगे तो इसमें टेंशन फोर्स उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका मतलब टेंशन फोर्स इसके होने की वजह से हो रहा है, इसके या इसके किसी एक के कारण हो रहा है। तो ये ऐड करके टेंशन फोर्स इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 5 न्यूटन। हाँ बच्चों, एक और तीसरा सवाल जो दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, बड़ा लिखा है, मैं लिखना नहीं चाहता। उसका मतलब यही है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी प्लेन पर रखा है, तो ये एक्शन फोर्स हो गया और ये रिएक्शन फोर्स हो गया। ये एक्शन, ये रिएक्शन। वो कह रहा है इनके बीच का एंगल कितना होता है। तो बच्चों ध्यान दें, एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन 0, 30, 45, 180। तो आपको पता चल गया होगा एक्शन और रिएक्शन के बीच जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हमेशा के लिए सत्य है, आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। तो आप इसे उतार लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, अब हम अंत की ओर चल रहे हैं इस आज के लेक्चर के। तो आप क्वेश्चन एक देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप के कई क्वेश्चन आए, सब कॉन्सेप्ट इकट्ठा करिए। ए कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन द बैलेंस, बैलेंस में रखा गया है, कहीं वेट उसका चेक हो रहा है, ये मानिए। व्हेन द कैप इज ओपन, कोल्ड ड्रिंक का कैप जो है ओपन किया जाता है, जब ओपन किया जाता है तो क्या लगता है, ओपन किया, देन द वेट, तब उसका वेट क्या होगा। मतलब ये कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक जो है केप्ट रखा है ऑन द बैलेंस, कहीं पे बैलेंस करने के लिए रखा गया है ऐसे। तो जब उसकी कैप टोपी को हटाते हैं, उसके ढक्कन को हटाते हैं, तो अचानक क्या होता है, अचानक उसका गैस ऊपर की ओर निकलने लगता है। अचानक उसका गैस जब ऊपर की ओर निकलने लगेगा बच्चों, तो रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। तो फर्स्ट टाइम उसका वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देन बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बाद में क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे कई सवाल हैं। तो आपसे आज से आप ध्यान दीजिए, आप कोको कोला, पेप्सी, ये गंदी चीज जो है आप यूज करते हैं, तो अगर यूज करते हैं तो मत यूज करिए। बहरहाल हम फिर अपने थ्योरी पे आते हैं। तो इसकी कहानी ये है कि अगर कोल्ड ड्रिंक का ये ढक्कन आप खोलेंगे तो अचानक से गैस ऊपर की ओर निकलता है, तो उसका दबाव नीचे की ओर बढ़ जाता है। तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज होता क्या, वेट फर्स्ट टाइम इंक्रीज होता है, देन क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, वही डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। इस पर और भी कई सवाल आए हैं। तो कोई आदमी स्प्रिंग में बैठा है, पता नहीं कैसे वो सेट करते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद जब वो जंप करके कूद करके बाहर की ओर जब जाएगा, जब जंप करने के लिए प्रेशर लगाएगा तो बच्चों नीचे की तरफ दबाव बढ़ जाएगा। तो ये थ्योरी आप ध्यान दें। ऐसे केस में कोई भी सवाल वो बनाए जहां पे ऊपर की ओर थोड़ा सा कोशिश लगता हो, ऐसी दशा में फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया जो मैं अभी आपको बताया कि स्प्रिंग बैलेंस पे कोई आदमी है तो जंप करके बाहर जाता है, स्टेशन की ओर जाता है, कुछ इस टाइप से। तो जब आप जंप करने के लिए फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी कूद के बाहर चला जाएगा तो स्प्रिंग अकेला हो जाएगा, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दो सवाल इस कंसेप्ट पे था, और ये कोल्ड ड्रिंक वाला आप जरूर ख्याल करिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और बच्चों ये भी है, अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है, मतलब समझा दे रहा हूं मैं। तो एक कोई समझिए जाली है, पिंजरा है बहुत बड़ा सा, इसका वेट जो आ रहा है 20 न्यूटन का आ रहा है, और एक बर्ड है इसमें, ये बर्ड है, इसका वेट 0.5 का है। और ये बर्ड पहले तो रेस्ट पे था, अब ये इसी कैग के अंदर, इसी जाली के अंदर क्या है, उड़ रहा है। कितने एक्सीलरेशन से, इतने एक्सीलरेशन से। तो अब इसका वेट उड़ने की दशा में, ये इसके अंदर उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो इस दशा में इसका वेट कितना आएगा, इस दशा में इसका वेट तो एक तो ये आएगा, अकेला जाली का है 20 प्लस यम, ये बच्चों यहाँ पे ये चीज आपको लगाना पड़ेगा। ये 20 न्यूटन तो है, यम जी प्लस ए लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेट जो है बर्ड का, तो ये तो नीचे की ओर कार्य करेगा, और एक्सीलरेशन ये ऊपर की ओर बर्ड अगर जा रहा है तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऊपर की ओर वर्क, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पर। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होगा। बहरहाल लिफ्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और अच्छे से समझ में ये बात आएगी कि ये बर्ड ए एक्सीलरेशन से उड़ रहा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, ए प्लस जी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आए हैं। ये कोई इस टाइप से पिंजरा है जिसमें कोई पक्षी है, इसका वेट अलग से दिया रहेगा, तो इसका वेट प्लस, अब ये रेस्ट पे है, अगर बर्ड रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं है, एफ इक्वल टू, अगर पूरा सिस्टम जा रहा है तो एफ जी अलग से नहीं होगा, तब वही प्रयोग होगा। यहाँ पे बर्ड जो है उड़ रहा है, एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका वेट नीचे की ओर कार्य करेगा, तो यहाँ पे ये चीज जुड़ जाएगा। तो आज बच्चों बस इतना ही, आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।